गुड इवनिंग फ्यूचर डॉक्टर्स। कल हमने पढ़ा था माइटोसिस, तो आज हम देखते हैं साइटोकाइनेसिस। तो देखो, दोनों की साइटोकाइनेसिस में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस होता है? इसमें वॉल नहीं है तो इसका आउटर लेयर फ्लेक्सिबल है, इसमें वॉल है जिसकी वजह से वो फ्लेक्सिबल नहीं है। इसको खींचा नहीं जा सकता, इसको खींचा जा सकता है। तो इसको खींचने वाले को ले आते हैं, और खींचने वाला साइटोस्केलेटन कौन होता है? माइक्रोफिलामेंट। तो वो यहां आ जाएगा, खींचेगा, और कहां पर खींचेगा? सेंटर की तरफ। और सेंटर की तरफ क्या कहलाता है? सेंट्रीपिटल। क्या कहलाता है? सेंट्रीपिटल। तो अब ये खींचेगा, तो खींचने को हम क्या बोल देंगे? देखो, अंदर की तरफ खींच रहा है, कंस्ट्रिक्शन, उसकी वजह से गड्ढा बन गया, क्या बोलेंगे? फरो। और अल्टीमेटली सेंटर की तरफ आके इनका साइटोप्लाज्म डिवाइड हो जाएगा। दूसरी तरफ मुझे बताना, वॉल को नहीं खींच सकते, तो यहां पर नॉन कॉन्ट्रेक्टाइल एलिमेंट कौन आ जाएगा? माइक्रोट्यूब्यूल। और वो माइक्रोट्यूब्यूल यहां सेंटर से दूर की तरफ जाएगा, सेंटर से दूर की तरफ, सेंट्रीफ्यूगल ऑर्डर। और इसके ऊपर हम मटेरियल डालते जाएंगे, मटेरियल डालते जाएंगे। जैसे छत बनाते टाइम पहले मेटल की रॉड लगाते हैं और उसके ऊपर हम सीमेंट डालते हैं, एग्जैक्टली वैसे ही। तो ये क्या बन जाएगा? सेल प्लेट या फ्रेगमोप्लास्ट। और यही आगे जाके क्या बनेगा? मिडिल लैमिला। इस तरीके से दोनों का साइटोप्लाज्म डिवाइड हो जाएगा। क्या दोनों को एक बार कंपेयर कर ले? यहां माइक्रोफिलामेंट आया था, कॉन्ट्रेक्टाइल है, यहां माइक्रोट्यूब्यूल आया था। यहां कंस्ट्रिक्शन एंड फरो हुआ था, यहां सेल प्लेट बना था। यहां सेंटर की तरफ था, यहां अवे फ्रॉम सेंटर था। अब आप मुझे बताइए जरा, यदि साइटोकाइनेसिस फेल हो गई तो क्या होगा? देखो जरा, यहां नॉर्मल साइटोकाइनेसिस हुई तो दो, ये देखो इसके अंदर देखो, टीलोफेज इज द फेज ऑफ टू न्यूक्लियस। तो यहां पर ये दोनों न्यूक्लियस अलग अलग हो गए। एक सेल में दो न्यूक्लियस थे, अब एक एक सेल में एक एक आ गया। लेकिन यदि साइटोकाइनेसिस फेलियर हो गई तो एक सेल के अंदर दो न्यूक्लियस हो गए। अब फिर से यही प्रोसेस रिपीट हो गई, तो एक सेल के अंदर चार न्यूक्लियस हो जाएंगे। दिस मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन इज कॉल्ड एज सिंसाइटियम। क्या बोलेंगे? सिंसाइटियम बोलेंगे। अब आप यहां पर जरा ध्यान से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है एनसीईआरटी का। एनसीईआरटी ने एक लाइन दी हुई है कि माइटोसिस केवल डिप्लॉइड सेल में होगा, लेकिन फिर आगे बोल रहा है हाउएवर ये कुछ हैप्लॉइड सेल में भी हो सकता है। और वो हैप्लॉइड सेल कौन कौन से? जैसे कुछ लोअर प्लांट्स के गैमेटोफाइट में हो सकता है, और कुछ सोशल इंसेक्ट जैसे हनी बी। तो इसका मतलब माइटोसिस डिप्लॉइड में भी हो सकती है, हैप्लॉइड में भी हो सकती है। अब आप मुझे बताइए जरा, सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस। सबसे पहला तो माइटोसिस ग्रोथ कराएगा, रिपेयर कराएगा, और क्या करेगा? आप मुझे बताओ, जो एबनॉर्मल साइटोप्लाज्म बढ़ गया था इस पूरी प्रोसेस में, पूरी माइटोसिस में एबनॉर्मल साइटोप्लाज्म बढ़ गया था, जिसकी वजह से न्यूक्लियस अब उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। तो अब वो क्या करेगा? डिवाइड कर देगा। तो न्यूक्लियस अब साइटोप्लाज्म को आसानी से कंट्रोल कर पाएगा, क्योंकि न्यूक्लियस कंट्रोलिंग सेंटर है। इसको हम बोल देते हैं न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के रेशियो को मेंटेन करना। क्लियर है? अब आप मुझे बताइए जरा, हम जरा डीएनए से और क्रोमोसोम से और देख लेते हैं। मुझे बताओ, इनिशियली मुझे बताना, इसमें दो सेंट्रोमेयर हैं, और आप मुझे बताओ डीएनए भी दो हैं, तो क्रोमोसोम भी दो हैं, और डीएनए का अमाउंट मान लो 2 पिकोग्राम है। अब एस फेज में आप जानते हो डीएनए का रेप्लिकेशन हो जाएगा, लेकिन सेंट्रोमेयर दो ही हैं तो क्रोमोसोम का नंबर दो रहेगा, लेकिन डीएनए का अमाउंट डबल हो गया। G2 में भी वैसा ही रहेगा। आप मुझे बताओ, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, आप मुझे बताओ जरा, एनाफेज तक के पहले पहले तक सब कुछ वैसा ही रहेगा। एनाफेज में क्रोमोसोम 20 से फट जाएंगे, 2 में बढ़ जाएंगे। यहां पर जरा काउंट करो कितने सेंट्रोमेयर है? 2, तो 2 क्रोमोसोम। लेकिन यहां 1 2 3 4, तो 4 क्रोमोसोम हो गए। डीएनए का अमाउंट यहां पर डबल हो गया। तो याद रखना, एनाफेज टीलोफेज ऐसे फेज होते हैं, एनाफेज टीलोफेज ऐसे फेज होते हैं जिनमें जीवन के कंपेयर में सब कुछ डबल होता है। क्रोमोसोम का नंबर भी, डीएनए का अमाउंट भी, सब कुछ डबल रहता है, सब कुछ डबल रहता है। फिर टीलोफेज में भी वैसा ही रहेगा। और एंड ऑफ एम फेज में ये देखो जरा, ये सेपरेट हो जाएंगे। तो अब इस सेल में काउंट करो, 2 सेंट्रोमेयर तो 2 क्रोमोसोम, और डीएनए भी 2 हैं। तो अब जरा जीवन को कंपेयर करो, जैसा जीवन में था वैसा ही यहां पर है, सब कुछ इक्वल है, इसीलिए इसको इक्वेशनल डिवीजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इक्वेशनल डिवीजन बोलते हैं। तो आप मुझे बताओ, जीवन से हमने एस और G2 को कंपेयर किया था, तो कॉमन था क्रोमोसोम का नंबर, C फॉर कॉमन, C फॉर क्रोमोसोम का नंबर। लेकिन डबल हो गया था डीएनए का अमाउंट, डबल हो गया था डीएनए का अमाउंट। लेकिन अब यदि हम जीवन से कंपेयर कर लें किसको? एनाफेज और टीलोफेज को, तो सब कुछ डबल। एनाफेज और टीलोफेज में सब कुछ डबल। याद रखना, जो जीवन में क्रोमोसोम का नंबर 4 है तो यहां 8,
जीवन में डीएनए का अमाउंट 10 है तो यहां पर 20, सब कुछ डबल, सब कुछ डबल। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाएगा। अब आप मुझे बताइए जरा, नंबर ऑफ माइटोसिस। देखो इन दो चीजों में बच्चे बड़े कंफ्यूज होते, इसीलिए एग्जामिनर यहां से क्वेश्चन देता है। नंबर ऑफ माइटोसिस मुझे बताना, ये पहला सेल था, इसमें एक माइटोसिस हुई, 2 सेल बन गए। अब इसमें आप मुझे बताओ एक एक माइटोसिस और हो गई, मतलब माइटोसिस नंबर 2, माइटोसिस नंबर 3, तो 4 सेल बन गए। तो टोटल माइटोसिस 1 2 3 हुई तो 4 बन गए। तो इसी तरीके से आप मुझे बताओ जरा, माइटोसिस नंबर 4 5 6 7, 7 माइटोसिस हुई तो टोटल 8 सेल बन गए। तो यदि 8 सेल बने हैं तो टोटल माइटोसिस कितनी हो गई? 7। आप खुद काउंट कर लो, 7। अब देखो दूसरा टर्म है माइटोटिक जनरेशन। ये इसमें एक बार माइटोसिस हुई, ये फर्स्ट जनरेशन। इन सेल में एक बार, देखो इन सेल में आप मुझे बताओ एक एक बार हुई, लेकिन ये सेकंड जनरेशन कहलाएगी माइटोसिस की। क्या कहलाएगी? सेकंड जनरेशन। जैसे आप इस तरीके से समझिए, ये आपके दादाजी, ये आपके पिताजी, तो ये दूसरी जनरेशन हो गई कि नहीं हो गई? बोलो जरा जल्दी से। और यहां पर मान लो आप हो गए, तो यहां पर पहली जनरेशन माइटोसिस की, दूसरी जनरेशन माइटोसिस की, तीसरी जनरेशन माइटोसिस की, और तीसरी जनरेशन के बाद में टोटल कितने बच्चे हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो नंबर ऑफ माइटोटिक जनरेशन हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? बहुत सिंपल सा है, टोटल नंबर ऑफ सेल इज इक्वल टू 2 रेज़ टू द पावर n, और n यहां पर माइटोसिस की जनरेशन है, n यहां पर माइटोसिस की जनरेशन है। तो क्या पूरा कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया? ये दोनों अलग अलग है, यहां नंबर ऑफ माइटोसिस है, यहां पर नंबर ऑफ माइटोटिक जनरेशन है। आपके घर में कितने लोग हैं ये है, और यहां पर कितनी जनरेशन है? दादाजी एक जनरेशन, पिताजी एक जनरेशन, आप लोग एक जनरेशन। तो ये जनरेशन की बात कर रहा है। अब हम बात कर रहे हैं नंबर ऑफ माइटोसिस इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ सेल -1, यहां पर 2 रेज़ टू द पावर n निकाल लोगे। अब देखो हम बात कर रहे हैं मियोसिस की, तो मियो का मतलब होता है हाफ, मियो का मतलब होता है हाफ। अरे सभी को क्लियर हो गया? मियो का मतलब क्या होता है? हाफ। जितना क्रोमोसोम का नंबर है उससे हाफ कर दो, ठीक है। मियोसिस के बाद जितना डीएनए का अमाउंट है उससे हाफ कर दो, जितना भी है हाफ कर दो, तो ये डिवीजन क्या होगा? मियोसिस। ये क्या हो जाएगा? मियोसिस। तो जरा ध्यान से देखना, जीवन से यदि हम आफ्टर मियोसिस 1 कंपेयर करें, तो जीवन से यदि हम आफ्टर मियोसिस 1 कंपेयर करें, तो मुझे बताओ मियोसिस 1 पहले आएगा, मियोसिस 2 बाद में आएगा, अल्फाबेटिकली सी पहले आएगा, डी बाद में आएगा। तो जीवन से यदि हम मियोसिस 1 को कंप्लीट कंपेयर कर रहे हैं तो इसमें सी हाफ हो जाएगा। तो ये देखो जरा, यदि यहां क्रोमोसोम का नंबर 2x है तो यहां x हो जाएगा। यहां डीएनए का अमाउंट जीवन से इसमें सेम सेम रहेगा, इसमें सेम सेम रहेगा। समझ में आ गया? अब जीवन से याद रखना, हम हमेशा कंपैरिजन जीवन से रेफरेंस मान के कर रहे। तो जीवन से आफ्टर मियोसिस 1 सी हाफ, जीवन से आफ्टर मियोसिस 2 डी हाफ। मतलब अब ये सी हाफ हो चुका था, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। अब किस में चेंज आएगा? इसमें चेंज आएगा। अरे सभी को क्लियर हो गया? इसमें चेंज आएगा। पहले हाथ टूट गए थे, अब पैर टूट गए। तो भैया अब एक बार हाथ टूट चुके, अब थोड़ा दोबारा उसको तोड़ेंगे। तो ये आपको क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? पहले क्रोमोसोम हाफ हो जाएगा, फिर डीएनए का अमाउंट हाफ हो जाएगा। तो ये आपको बन जाएगा। अब इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस है, ये देखो जरा। मान लो क्रोमोसोम का नंबर 40 और इसका 80, तो डीएनए का अमाउंट सेम रहेगा, ये हाफ हो जाएगा। अब मुझे बताओ 46, ये हाफ हो जाएगा, ये सेम रहेगा। 50, ये हाफ हो जाएगा, ये सेम रहेगा। 100, तो ये आप सॉल्व कर लोगे, ये आप सॉल्व कर लोगे। ये आपके सॉल्व करने के लिए अब आ जाओ यहां पर। तो मुझे बताओ जरा, अब क्रोमोसोम का नंबर सेम रहेगा बट डीएनए का अमाउंट हाफ हो जाएगा। क्रोमोसोम का नंबर सेम रहेगा, डीएनए का अमाउंट हाफ हो जाएगा। क्रोमोसोम का नंबर सेम रहेगा, डीएनए का अमाउंट हाफ हो जाएगा। तो यहां जितना क्रोमोसोम नंबर है उतना ही यहां रहेगा, बट डीएनए हाफ हो जाएगा। तो क्या ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया? आगे आ जाइए। अब आप मुझे बताना जरा, मियोसिस को हमने डिवाइड किया हुआ है किसमें? बताइए जरा जल्दी से। अगेन उसका पहले इंटरफेस होगा। कुछ भी एग्जाम हो, चाहे आप नीट का एग्जाम दो, आईआईटी का दो, चाहे यूपीएससी का दो, भैया प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। तो चाहे माइटोसिस हो चाहे मियोसिस हो, आपको प्रिपरेशन तो करनी पड़ेगी। तो प्रिपरेशन किसमें होती है? इंटरफेस में। G1 SG2 वही सारी चीजें, डीएनए का रेप्लिकेशन, सेंट्रियोल, हिस्टोन, उसकी प्रिपरेशन, या मैक्सिमम ऑर्गेनेल का डुप्लीकेशन, यहां पर इसकी प्रिपरेशन, टिब्यूलिन बनेगा, रिमेनिंग सेल ऑर्गेनेल का क्या हो जाएगा? मल्टीप्लीकेशन। अब देखो जरा, इसके एम फेज को 2 में डिवाइड किया हुआ है, मियोसिस 1, मियोसिस 2। इसमें भी पहले एक बार न्यूक्लियस का डिवीजन, फिर साइटोप्लाज्म का डिवीजन, फिर एक बार न्यूक्लियस का डिवीजन, फिर साइटोप्लाज्म का डिवीजन बन जाएगा। तो 2 बार कैरियोकाइनेसिस,
दो बार साइटोकाइनेसिस बन जाएगा। अब देखो जरा हम इसको माइटोसिस से कंपेयर करते हैं, तो देखो जरा एम फेज माइटोटिक फेज ऑफ माइटोसिस, इसमें कैरियोकाइनेसिस को हमने क्या बोला था, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, और इसको हमने क्या कर दिया था, साइटोकाइनेसिस। इसको हमने डिवाइड किया था अर्ली प्रोफेज, लेट प्रोफेज। याद आ रहा है, पप्पू कैन डांगसाला बिगिन, पप्पू कैन डांगसाला फिनिश, केवल यहां पर ऑर्गेनेल केवल डिसअपियर यहां पर हुए थे, सभी को बन जाएगा। और टीलोफेज में इसका जस्ट उल्टा। अब देखो जरा यहां पर जो इसका प्रोफेज 1 है, इसके कैरियोकाइनेसिस में जो प्रोफेज 1 है वो कितनी, उसमें कितनी स्टेज है, 5, लैप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस बन जाएगा। अब इसकी जो पहली वाली स्टेज है वो अर्ली प्रोफेज है, जो इसकी लास्ट वाली स्टेज है वो लेट प्रोफेज प्लस ट्रांजिशन टू मेटाफेज, दोनों स्टेज जुड़ गई। तो इसका मतलब इसमें 3 स्टेजेस एक्स्ट्रा है, बाकी मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टीलोफेज 1 और बाकी सब यहां पर ये हो जाएगा। अब आप यहां पर जरा ध्यान से देखो, ये देखो इसका अर्ली प्रोफेज में ये बिगिन हुआ था, सब कुछ फिनिश ट्रांजिशन टू मेटाफेज में हुआ था एक्सेप्ट डिसअपीयरेंस ऑफ सेल ऑर्गेनेल। यहां पर इसी लैप्टोटीन को हमने अर्ली प्रोफेज बोल दिया और इस डाइकाइनेसिस को हमने लेट प्रोफेज प्लस ट्रांजिशन टू मेटाफेज बोल दिया। मतलब ये पप्पू कैन डांगसाला सारा यहां पर क्या हो जाएगा, फिनिश, क्या हो जाएगा यहां पर, फिनिश बन जाएगा। अब सबसे पहले हम बात कर रहे हैं लैप्टोटीन, तो लैप्टोटीन में पप्पू कैन डांगसाला बिगिन, वो सब कुछ आपको याद है ना। अब देखो एल फॉर लैप्टोटीन, एल फॉर लाइट माइक्रोस्कोप, तो लाइट माइक्रोस्कोप में यहां पर बिगिन होगा दिखना, क्यों, क्योंकि देखो पहले क्रोमैटिन थे दिख नहीं रहे थे, अब वो कंडेंस होंगे। देखो जरा क्रोमैटिन कंडेंसेशन, क्रोमैटिन कंडेंसेशन की वजह से ये देखो जरा ये लाइट माइक्रोस्कोप में दिखने लगा। तो लैप्टोटीन का क्या सिग्निफिकेंस है, एल फॉर लैप्टोटीन, एल फॉर लाइट माइक्रोस्कोप विजिबल, क्यों, किसकी वजह से, क्योंकि यहां कंडेंसेशन हो रहा है, क्योंकि यहां कंडेंसेशन हो रहा है। अब देखो जरा लैप्टोटीन में दिखने लगा जाइगोट, जाइगोट का मतलब क्या होता है, अपोजिट का पास आना। आप मुझे बताओ मेल और फीमेल के गैमेट्स का फ्यूजन होना, वही तो जाइगोट कहलाता है। तो यहां पर आप मुझे बताना जरा, पैटर्नल क्रोमोसोम, पापा से आए हुए क्रोमोसोम और मम्मी से आए हुए क्रोमोसोम आमने सामने आएंगे, आमने सामने आएंगे, पापा का 1 और मम्मा का 1 आमने सामने आएगा, जिसको हम जाइगोटीन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, जाइगोटीन। दिखने लगे लैप्टोटीन, पास आना शुरू हो रहे हैं जाइगोटीन, पूरे आ गए पैकेटीन। फिर से समझो जरा, दिखने लगे लैप्टोटीन, पास आ रहे हैं जाइगोटीन, पैक हो गए पैकेटीन, और इनका पास आना एक प्रोसेस कहलाता है जिसको हम बोलते हैं सिनेप्सिस। क्या बोल देते हैं उसको, सिनेप्सिस। क्या बोल देते हैं, सिनेप्सिस। तो आप मुझे बताओ इनका पास पास आना, जहां दिखे वहीं पास आ गए, उसको क्या बोलेंगे, सिनेप्सिस। ये देखो जरा, ये पापा और मम्मा का क्रोमोसोम पास पास आ रहा है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सिनेप्सिस। और इनको पास में लाने वाले कॉम्प्लेक्स को क्या बोल देंगे, सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स जो जस्ट यहां पर बनना शुरू हुआ है, जो जस्ट यहां पर बनना शुरू हुआ है। अब देखो जरा, ये पापा वाला क्रोमोसोम, ये मम्मी वाला क्रोमोसोम, ये अकेला है, ये अकेली है, तो इसको बोलेंगे मोनोवैलेंट, इसको भी बोलेंगे मोनोवैलेंट। और ये अब यहां पर पास आना शुरू हुए, आए नहीं है, आना शुरू हुए। अरे सभी को क्लियर हो गया, हौले हौले से हवा चल रही है, यहां पर हौले हौले से हवा चल रही है। तो मुझे बताओ जरा, यहां पर बाइवैलेंट बस दिखना शुरू हुए। कंप्लीट किसमें दिखेंगे, इसकी नेक्स्ट स्टेज पैकेटीन में, किसमें दिखेंगे, पैकेटीन में। अब आप मुझे बताओ जरा, इसमें कितने क्रोमैटिड हैं, एक क्रोमोसोम में 2 क्रोमैटिड हैं और दोनों में सेम डीएनए, तो इनको क्या बोलेंगे, सिस्टर क्रोमैटिड। भैया ये रेप्लिकेशन का रिजल्ट है ना, तो आइडेंटिकल होगा, तो ये 2 क्रोमैटिड है और आइडेंटिकल है, इसीलिए सिस्टर हो गई। क्या हो गई, सिस्टर। ये भी क्या हो गई, सिस्टर। तो इसमें 2 क्रोमैटिड, इसमें 2 क्रोमैटिड, तो आप मुझे बताओ जरा, 4 हो गए, तो पास में आके टोटल कितने हो गए, 4। तो इसको क्या बोलेंगे, टेट्रेट। तो क्या इसको डायट बोल सकते हैं, इसको टेट्रेट बोल सकते हैं। तो आपको समझ में आ गया। देखो एक क्रोमोसोम मोनोवैलेंट, एक क्रोमोसोम मोनोवैलेंट, दोनों आगे 2 हैं, तो कितने कहलाएंगे आप मुझे बताओ, बाइवैलेंट। इसमें 2 सिस्टर क्रोमैटिड, इसमें 2 सिस्टर क्रोमैटिड, 4 हो गए तो टेट्रेट। तो ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। आप बोलो जरा जल्दी से, आगे बढ़ जाएं। तो आप मुझे बताइए जरा, जाइगोटीन को याद रखने का निमोनिक्स है एसएसबी। क्या हो जाएगा, एसएसबी। एस से सिनेप्सिस, एस से सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स और बी से बाइवैलेंट और टेट्रेट जस्ट विजिबल। याद रखना, बाइवैलेंट और टेट्रेट सेम चीजें हैं, बस नाम अलग अलग है। क्लियर हो गया। तो आप मुझे बताओ, सिनेप्सिस मतलब पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। एस से सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स, ये जो कॉम्प्लेक्स है इनको पास में लाने के लिए कॉम्प्लेक्स है, सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स का बनना शुरू हुआ। और बी से क्या हो जाएगा, बाइवैलेंट और टेट्रेट जस्ट विजिबल।
जस्ट विजिबल, जस्ट विजिबल। तो इसके बाद का नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ओके, बाय बाय, गुड नाइट।